So hey everyone, in this video we are going to discuss about the oceanography. इससे पहले हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी जियोमोर्फोलॉजी वाला पार्ट, तो उसको हमें टेंशन लेना नहीं है, वो आप आराम से देख सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम 2 वीडियोस में हम पूरा कवर कर दूंगी, वो भी इन डिटेल, कि प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट होगा। प्लीज़ ये मेक श्योर कीजिएगा कि हमारा रिवीजन मल्टीपल टाइम्स हो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, प्रीलिम्स बहुत मतलब पास में ही है बिल्कुल। तो हम बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। ओशियोनोग्राफी को देखें तो पहले हम ओशियंस के बारे में जानते हैं। ओशियंस का मतलब 71% जो है अपना अर्थ सरफेस पर वो कवर है हाइड्रोस्फीयर से, मीन्स वाटर से, ठीक है। और 29% जो है वो कवर है लिथोस्फीयर से। वो किससे कवर है? वो कवर है लिथोस्फीयर से। बट 71% का जो है 3% जो पार्ट है वो कंटेन करता है फ्रेश वाटर, ओनली 3%। तो अब हम देखते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें अर्थ पे, तो सबसे ज़्यादा तो ओशियन में है 97%, क्योंकि 3% जो है वो कंटेन करता है फ्रेश वाटर में। बट 3% जो फ्रेश वाटर है उसका सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर कौन कंटेन करता है? तो वो कंटेन करता है आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। इसीलिए बोलते हैं अगर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए तो वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए इनको हमें कंजर्व करना है, इनको हमें बचाना है मेल्टिंग से। इसलिए क्लाइमेट चेंज को हमें कंट्रोल करना है। इसलिए इतनी सारी जो है कंजर्वेशन की बात होती रहती है, ठीक है। तो अब हम इस पे टॉपिक पे आते हैं। आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में जो है 2.05% वाटर कंटेन है, फ्रेश वाटर। उसके बाद है ग्राउंड वाटर में। ग्राउंड वाटर में कितना परसेंट होगा? वो है 0.68%। देन लेक्स में है 0.01%। देन सॉइल मॉइस्चर। अगर हम सॉइल मॉइस्चर की बात करें तो उसमें केवल और केवल 0.05%। फिर उसके बाद आता है रिवर्स एंड नॉट रिवर्स एटमॉस्फेयर। इसके बाद आता है एटमॉस्फेयर, सॉरी गलती होगी, एटमॉस्फेयर आता है 0.001%, ठीक है। फिर इसके बाद देखें, इसके बाद आती है रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। वो उसका परसेंटेज है 0.001%, ठीक है। तो ये हो गया वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं कि ओशन जो है वो जोन्स में डिवाइडेड है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जोन्स। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल जोन और वर्टिकल जोन क्या है। अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल जोन, तो हॉरिजॉन्टल जोन जो है उसमें इंटरटाइडल जोन, नेरिटिक जोन एंड ओशियनिक जोन। अगर हम एक एक करके डिस्कस करें, इंटरटाइडल जोन जो है वो एरिया होता है बिटवीन द हाई टाइड लाइन एंड द लो टाइड लाइन के बीच में जो एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इंटरटाइडल जोन, ठीक है। उसको बोलेंगे इंटरटाइडल जोन। ये क्या होता है? इंटरटाइडल जोन जो है मैंने बता दिया, एरिया बिटवीन हाई टाइड लाइन एंड लो टाइड लाइन मार्क्स, सबमर्ज्ड एंड एक्सपोज्ड पीरियोडिकली। ये कौन कौन से इसमें जो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, लाइक क्रैब्स हो गई, बार्निकल्स हो गए, मशल्स हो गए, सी स्टार्स हो गए, एल्गी अडेप्टेड इन वेव्स, ठीक है। ये इसको हम लिटोरल जोन भी बोलते हैं। फिर हम नेरेटिक जोन की बात करें तो ये लो टाइड मार्क से, लाइक दिस इज लो टाइड मार्क, फिर यहाँ से लेके कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रेक तक होता है नेरेटिक जोन। यहाँ पर ये फोटिक जोन होता है, मीन्स यहाँ पर सनलाइट आती है। फोटिक जोन सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव जोन है, मैं अभी बताऊंगी क्यों है प्रोडक्टिव जोन। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव जोन जो होता है वो फोटिक जोन होता है। फोटिक मीन्स विच इज मतलब यहाँ पे सनलाइट आएगी, सनलाइट यहाँ पे आती है। अफोटिक जोन में जहाँ पे सनलाइट का प्रेजेंस नहीं है वो अफोटिक जोन होता है, ठीक है। अब हम नेरेटिक जोन की बात करें तो ये लो टाइड लाइन से एज टू द कॉन्टिनेंटल शेल्फ मीन्स शेल्फ ब्रेक तक, इसका जो डेप्थ है वो 200 मीटर तक डेप्थ है। यहाँ पर सनलाइट पेनिट्रेट करती है, इसको इसलिए फोटिक जोन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रोडक्टिविटी होती है, एबंडेंट मरीन लाइफ होती है, इंक्लूडिंग कोरल रीफ्स हो गई, फिशेज हो गई, केल्प फॉरेस्ट हो गए, पार्ट ऑफ द पेलियजिक जोन। अब मैं पेलियजिक जोन बताऊंगी क्या होता है, एपिपेलेजिक, वो हम सब पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे वर्टिकल वाले जोन में, ठीक है। अब ओशनिक जोन क्या होगा? यहाँ से लेके जो भी पार्ट बचा यहाँ तक वो क्या होगा? वो होगा ओशनिक जोन। एक्सटेंड फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रेक आउटवर्ड, वास्ट डीप ओशन विद fewer nutrients, includes all depth zones
एपिपेलेजिक से लेके हाइडल पेलेजिक तक इन द ओशियन, ओपन ओशन, होम टू माइग्रेटरी स्पीशीज लाइक शार्क्स हो गई, वेल्स हो गई, तो उनका ये होम प्रोवाइड करता है डीप ओशन, मीन्स ओशनिक जोन। अब मैं बताऊँ ये प्रोडक्टिविटी कैसे है। यहाँ पे सनलाइट आ रही है, यहाँ पे सनलाइट ही पेनिट्रेट कर पा रही है, तो यहाँ पे होंगे फाइटोप्लैंक्टन्स, मीन्स प्लांट्स, जिसको हम फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। इसके पीछे आएंगे स्मॉल फिशेस, ठीक है, इसको खाने के आएंगे स्मॉल फिशेस एज अ फूड। फिर आएंगे लार्ज फिशेस। तो ये क्या है, एक प्रोडक्टिव जोन बना रही है, ये हाईली मरीन प्रोडक्टिव जोन बन गया ना ऐसे, इसीलिए बोला जाता है, ठीक है, नेरेटिक जोन जो है। अब बेंटिक जोन की बात करें तो वो ओशन फ्लोर फ्रॉम द शोर लाइन टू द डीपेस्ट ट्रेंचेस, मीन्स लाइक दिस, ये हो गया बेंटिक जोन, ये हो गया बेंटिक जोन, ठीक है। इट इंक्लूड्स द सेडिमेंट सरफेस एंड द सब सरफेस लेयर इनहेबिटेटेड बाय द बेंथोस लाइक स्पंजेस, वॉर्म्स, मोलिशेस एंड द डीप सी फिशेस। अब हम आते हैं हॉरिजॉन्टल पर, हमने तीन बात करी, इंटरटाइडल जोन, नेरेटिक जोन, ओशन जोन, ठीक है। ये ओपन ओशन हो गया। नेरेटिक जोन जो है वो कहाँ से, लो टाइड मार्क से लेके कोस्टल मीन सेल्फ ब्रेक तक है उसका मार्क, और इंटरटाइडल जोन हाई टाइड लाइन से लो टाइड लाइन तक एरिया जो भी है वो हो गया इंटरटाइडल जोन, ठीक है। अब हम आते हैं ओशन वर्टिकल जोन्स में। अगर हम वर्टिकल जोन्स की बात करें ऐसे, वो हमने हॉरिजॉन्टल ऐसे बात की थी, अब हम वर्टिकली देखें तो एपिपेलेजिक जोन, एपिपेलेजिक जोन जो है वो सनलाइट जोन होता है 0 से 200 मीटर तक, जो है डेप्थ होता है एपिपेलेजिक जोन का। इसमें क्या है, इसमें अबंडेंट फोटोसिंथेसिस होगा, मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स कहाँ पे होंगे, जहाँ पे सनलाइट होगी, क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाना होता है। फूड ये सनलाइट की पेनिट्रेशन से ही बना पाएंगे, बिना सनलाइट की पेनिट्रेशन के तो फूड पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लैंक्टन्स होंगे, फिशेस होंगी, मरीन मैमल्स होंगे, मोस्ट मरीन लाइफ यहीं पे होगी एपिपेलेजिक जोन पे। मीजोपेलेजिक जोन की बात करें तो ट्यूलाइट जोन है, मीन्स 200 मीटर से 1000 मीटर तक जो है वो होता है मीजोपेलेजिक जोन, मीन्स यहाँ पे फेंट लाइट पड़ती, कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती, बायोल्यूमिनियन क्रिएचर्स होते हैं जो कि लाइट के थ्रू काम करते हैं। यहाँ पे केमिकल सिंथेसिस होता है, कीमोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं, ठीक है। वर्टिकल माइग्रेशन होता है। और बेंथेपेलेजिक जोन की मीन्स मिड नाइट जोन की बात करें तो 1000 से लेके 4000 मीटर तक डेप्थ होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सनलाइट नहीं होती है, कोल्ड हाई प्रेशर डार्क प्रेडेटरी स्पीशीज होती हैं यहाँ पर। जैसे बात करें डीप सी कुकुम्बर, वो मिलेंगी बेंथेपेलेजिक जोन पे। अब एबेसल पेलेजिक जोन की बात करें तो एबेसल जोन जिसको बोलते हैं उसकी डेप्थ होती है 4000 मीटर से 6000 मीटर तक, ठीक है। यहाँ पे वास्ट सी फ्लोर है, नियर फ्रीजिंग इमेंस प्रेशर होता है, स्पार्स लाइफ है, मीन्स यहाँ पे ज़्यादा लाइफ पॉसिबल नहीं है यहाँ पे एबेसल पेलेजिक जोन में। यहाँ पे जो है ट्राइपोड फिश की बात कर सकते हैं हम। हाइडल पेलेजिक जोन मीन्स हेडल जोन जिसको बोलते हैं, 6000 मीटर से जो भी नीचे तक का एरिया है उसको हम हेडल पेलेजिक जोन बोलेंगे, मीन्स डीप ट्रेंचेस हो गई, एक्सट्रीम कंडीशन हो गई, हाईली अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म स्नेल फिश हो गई। तो इसमें क्या है, डेप्थ की बात हो रही है इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रिलीफ फीचर्स की, कि ओशियंस जो है कौन कौन से रिलीफ फीचर्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें आएंगे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड एबेसल प्लेन, एबेसल प्लेन, ठीक है। ये हो गई मेजर रिलीफ फीचर्स। फिर माइनर की बात करेंगे, वो बात करेंगे हम इसमें एबेसल प्लेन, एबेसल प्लेन में बनती हैं माइनर फीचर्स, ठीक है। मेजर रिलीफ फीचर्स की बात करें तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ को अगर हम देखें, उसकी जो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, दिस इज द सीवर्ड एक्सटेंशन ऑफ, दिस इज द सीवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट का ही सीवर्ड एक्सटेंशन है ये। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो किसका पार्ट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट का ही पार्ट है, ठीक है। ये जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द शोर लाइन ऑफ, शोर लाइन टू कॉन्टिनेंट एज। इसकी डेप्थ अगर हम देखें तो डेप्थ होती है 0 to 200 मीटर,
ये वेरी करती है, कहीं 100 मीटर भी रखता है, कहीं 200 मीटर, बट सबसे ज़्यादा सोर्सेज 200 मीटर ही कहते हैं। ठीक है, इसकी डेप्थ हो गई। ये कवर करता है 7.5% टोटल ओशनिक एरिया। टोटल ओशनिक एरिया का ओनली 7.5% एरिया कवर करता है। ठीक है, ये जो है सेलोवेस्ट पार्ट होता है ओशन का, पार्ट ऑफ द ओशन। इसमें जो है ग्रेडियंट अगर हम देखें, ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसका ग्रेडियंट जो है, ग्रेडियंट मीन स्लोप, इसका स्लोप ज़्यादा नहीं है तो इसका 1 डिग्री और इवन लेस जो है ग्रेडियंट होता है इसका। ठीक है, 1 डिग्री और इवन लेस इसका ग्रेडियंट होता है। ये कहाँ पर ख़त्म होता है? इट एंड एट अ स्टीप स्लोप, वेरी स्टीप स्लोप, जिसको हम शेल्फ ब्रेक बोलते हैं। जहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ब्रेक हो गई, वहाँ से क्या स्टार्ट होता है? वहाँ पर स्टार्ट होता है स्लोप, इसको क्या बोलते हैं? शेल्फ ब्रेक। फिर वहाँ से क्या स्टार्ट होगा? वहाँ से स्टार्ट होगा कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, यहाँ पे शेल्फ पे जो है एब्सेंट होती है मार्जिन, या फिर वेरी नैरो होंगी। मार्जिन एब्सेंट होती है, बहुत पतली होगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सबसे लार्जेस्ट शेल्फ कौन सी है वर्ल्ड में, तो वो है साइबेरियन शेल्फ। साइबेरियन शेल्फ जो है आर्टिक ओशन में, वो सबसे लार्जेस्ट शेल्फ है इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट शेल्फ इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब हम बात करें कॉन्टिनेंटल स्लोप की। कॉन्टिनेंटल स्लोप, लाइक दिस इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, देन कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है वेरी स्टीप होगा। और ये कहाँ से स्टार्ट होगा? एट द एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट, जहाँ पे कॉन्टिनेंट का एंड हुआ वहाँ से कॉन्टिनेंटल स्लोप स्टार्ट होगा, एट द एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसका ग्रेडियंट जो है बहुत स्टीप है, तो 2 to 5 डिग्री का ग्रेडियंट होता है। यहाँ पे क्या बनते हैं? यहाँ पे कैनियंस बनेंगे स्लोप पर, या फिर ट्रेंचेस बनेंगे। और ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं सेडिमेंट के इरोजन से। सेडिमेंट जो हैं वो स्लोप को इरोड करेंगे, तो उसकी वजह से क्या फॉर्म होते हैं? उसकी वजह से फॉर्म होते हैं कैनियंस। ठीक है, फिर होता है कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज कैसे बनेगा? लाइक दिस इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, देन स्लोप। यहाँ से क्या है? रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स वगैरह, यहाँ से वाटर लेके आ रही है, पानी लेके आ रही है। ठीक है, रिवर फ्लो करती हुई आ रही है, यहाँ पे सेडिमेंट्स इसके साथ, ये स्लोप के साथ नीचे उतरी तुरंत। यहाँ पे सेडिमेंट्स तो इरोड करेंगे, तो उससे क्या बनेंगे? उससे बनेंगे कैनियंस एंड ट्रेंचेस। बट ये जो सेडिमेंट्स हैं ये कहीं जाके डिपॉजिट भी होंगे, तो ये डिपॉजिट होंगे यहाँ पर, तो एक क्या बनाएंगे? एक तरीके से थोड़ा जो है प्लेन एरिया को थोड़ा राइज कर देंगे, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? कॉन्टिनेंटल राइज हो जाएगा। बस इसी को कॉन्टिनेंटल राइज बोलते हैं। ये किस वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ द फॉर्म्ड बाय सेडिमेंटेशन ऑफ रिवर, sedimentation from river, lakes, streams और अंडर वाटर इवेंट्स। उसकी वजह से क्या है? यहाँ पे सेडिमेंट्स जो है डिपॉजिट हो गए, इसकी वजह से कॉन्टिनेंटल राइज हो गया। ठीक है, अब हम बात करें एबिसल प्लेन की। एबिसल प्लेन जो है उसको हम डीप सी प्लेन भी बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद बिल्कुल प्लेन एरिया चालू होगा। उसमें जो वो बनेंगे रिलीफ फीचर्स, वो माइनर रिलीफ फीचर्स होंगे, लाइक सी माउंट हो गया, गायोड्स हो गया, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका अगर हम देखें तो जेंटली स्लोपिंग हो गई, इट इज़ जेंटली स्लोपिंग एरिया ऑफ ओशनिक बेसिन। इसकी जो डेप्थ होगी वो कितनी होगी? इसकी डेप्थ होगी 3000 मीटर टू 6000 मीटर तक की डेप्थ होगी। ठीक है, यहाँ पर जो है सेडिमेंट और सिल्ट और क्ले बहुत ज़्यादा फाइन होंगे। सेडिमेंट्स लाइक फाइन सिल्ट, क्ले
तो बहुत ज़्यादा वो फाइन होंगे। ठीक है, ये हो गया एबिसल प्लेन। अब हम बात करते हैं एबिसल प्लेन में। अब एक और चीज़ बचती है, ओशिनिक डीप ट्रेंचेस। ट्रेंचेस, ये ट्रेंचेस क्या होते हैं? ये सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है ओशन का। इट इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। अगर हम देखें ट्रेंचेस, लाइक ओशन फ्लोर है, ट्रेंचेस बन गए ऐसे, ये हो गए ट्रेंचेस। ठीक है, तो ट्रेंचेस बनेंगे कैसे? ट्रेंचेस बनेंगे सबडक्शन से। ट्रेंचेस बनेंगे सबडक्शन से। अगर हम इसके देखें तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? लॉन्ग, नैरो। इसको देख के हम ये बोल सकते हैं ना, लॉन्ग है, नैरो, स्टीप साइडेड डिप्रेशन है। यस, स्टीप साइडेड डिप्रेशन। इस इमेज को देख के ये कैरेक्टरिस्टिक्स निकल सकती हैं। तो यही ट्रेंचेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है? सबडक्शन के थ्रू होता है। जब सबडक्शन होता है टेक्टोनिक प्रोसेस में, जब सबडक्शन होता है जहाँ पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट करेगी, वेदर इट इज ओशनिक, ओशनिक प्लेट, ओशनिक प्लेट, या फिर ओशनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट। मतलब एक प्लेट ओशनिक होनी चाहिए तभी सबडक्शन पॉसिबल होता है ना, ओशनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो इसमें क्या, ओशनिक प्लेट भारी होती है तो यही सबडक्ट करेगी, कॉन्टिनेंटल प्लेट तो हल्की होती है। ये बनी होती है ग्रेनाइटिक से, यस, ये बनी होती है बेसाल्टिक से। तो कौन सी ज़्यादा भारी है? ये वाली ज़्यादा भारी है, ये ज़्यादा हल्की है, बट ये थिकर होती है। यहाँ पर डेंसर की बात होगी, थिकर और थिन की बात नहीं होगी। प्लीज़ इसमें कंफ्यूज नहीं हुएगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसमें ये थिक होती है, ये थिन होती है, बट इट इज़ डेंसर। तो ये भारी है तो ये सबडक्ट करेगी, ये वाली प्लेट, और इसमें जो ज़्यादा ओल्डर है वो सबडक्ट करेगी। ठीक है, तो सबडक्शन प्रोसेस से क्या होता है? ये बनती है ट्रेंचेस। अब हम बात करें सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है? डीपेस्ट ट्रेंच है मरीना ट्रेंच। मरीना ट्रेंच जो है वो डीपेस्ट ट्रेंच है, और इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है चैलेंजर डीप। वो है चैलेंजर डीप इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द मरीना ट्रेंच। मरीना ट्रेंच कहाँ पर है? मरीना ट्रेंच है पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में मरीना ट्रेंच है। ठीक है, अब हम बात करें माइनर रिलीफ फीचर्स की। माइनर रिलीफ फीचर्स, माइनर रिलीफ फीचर्स की बात करें तो इसमें पहले आएगा मिड ओशनिक रिजेस। मिड ओशनिक रिजेस, मिड ओशनिक रिजेस कैसे बनेंगी? वो अंडर वाटर माउंटेन चेन होती है पहली बात तो। इट इज़ द अंडर वाटर माउंटेन चेन। ये एक लॉन्ग कंटिन्यूस माउंटेन रेंज होती है ऑन अर्थ, जो कि किसके अंदर होती है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग, मतलब ओशन, अंडर ओशन होती है ये, इस ओशन के अंदर होती है। मीन्स ये मिलेगी एबिसल प्लेन पे, एबिसल प्लेन पे हमें ये मिलेगी मिड ओशनिक रिजेस। लाइक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, ये हम जो डिस्कस कर चुके हैं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, उसकी वजह से क्या इरप्शन हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन, यहाँ पे फॉर्म हुआ है पैरेलली माउंटेन, लॉन्ग माउंटेन चेन। तो इसी को बोलते हैं मिड ओशनिक रिजेस। माउंटेन चेन बनी पैरेलली बिकॉज ऑफ द सेंट्रल रिफ्ट वैली, जो किसकी वजह से हुआ? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से हुआ। और ये किस वजह से होता है? टेक्टोनिक एविडेंसेस होते हैं इसीलिए। ठीक है, इससे क्या मालूम पड़ता है? ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी जो है बिल्कुल परफेक्ट है, कि सी फ्लो जो है स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करें सी माउंट की। सी माउंट क्या होता है? सी माउंट अभी हमने देख लिया मिड ओशनिक रिजेस। सी माउंट जो है ये फॉर्म होता है थ्रू वॉल्केनिक एक्टिविटी। अंदर जो है वॉल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है अंडर सी, एट हॉट स्पॉट और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ये तो सबको क्लियर होगा ना, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यस, इसमें क्या मैग्मा राइज करेगा और एक सेपरेट जो है, मतलब माउंटेन चेन ना बन के एक सेपरेट जो है माउंटेन बन गया, वॉल्केनिक माउंटेन। तो यही सी माउंट होता है, यही जो है सी माउंट कहलाया जाएगा। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एम्परर सी माउंट जो है वो एक एग्जाम्पल है, एम्परर सी माउंट।
एम्परर सी माउंट, ये पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में। इसमें अगर मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स लाइक इसमें कोबाल्ट रिच क्रस्ट होगा, निकल होगा, कॉपर होगा, क्योंकि अंदर से मैग्मा निकल रहा है। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ से जो भी मिनरल्स होंगे तो वो बाहर आके ओशन फ्लोर पे जो है डिपॉजिट हो जाएंगे इस माउंटेन के अंदर, ये जो बना है सी माउंट। ठीक है, अब हम सी माउंट का अगर ऊपर का सरफेस इरोड हो जाता है, लाइक ये पार्ट ऐसे बन जाता है, तो इसको बोलते हैं गायोड्स। इसको क्या, इसको बोलेंगे गायोड्स। इसको तो बोला सी माउंट, इसको बोलेंगे गायोड्स। और अगर यही वाला पार्ट ओशियन के बाहर आ जाता है, ओशन के बाहर आ जाता है, तो इसको बोलते हैं आइलैंड आर्क्स, इसको बोलते हैं आइलैंड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइलैंड। ठीक है, अब हम बात करें अटोल की। अटोल जो है क्या है, अटोल क्या है, ये कोरल रीफ से बनता है। ये किससे बनेगा, लाइक वॉल्केनिक आइलैंड जो है ग्रेजुअली सबसाइड कर गया, सबसाइड कर गया तो वहाँ पे कोरल रीफ्स ग्रो हो गई और इसने एक लगून, मीन्स लगून क्या होता है मैं भी बताऊंगी, सेंट्रल में डिप्रेशन बना लिया, कोरल्स यहाँ पे ग्रो हो गई और यहाँ पे लाइक पूरा ओशियन है और यहाँ पे ये चीज़, ये जो डेवलप हुई है बाहर का साइड का पार्ट, इसको बोलेंगे अटोल, इसको बोलेंगे अटोल। एक सेंट्रल लगून बन गया, मैं लगून बताऊंगी, सेंट्रल में क्या बन गया, लगून बन गया। और किससे बना है, ये हो गया अटोल, ये क्योंकि कोरल्स ग्रो हुई तो ये अटोल हो। ठीक है, अब हम अटोल की बात करें तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अटोल से ही मिलकर बने हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं उसमें जो है 12 अटोल्स हैं। ठीक है, मालदीव्स जो हैं वो भी अटोल से ही मिलके बने। ठीक है, अब हम लगून की बात करें कि लगून क्या होता है। लगून कुछ नहीं है, जो कि एक शैलो वाटर बॉडी है जो कि सेपरेट होती है लार्जर वाटर बॉडी से। एक सेपरेट वाटर बॉडी जो कि लार्जर वाटर बॉडी से सेपरेट होती है, वो किसके थ्रू बनती है, लाइक वो हो गया सैंड स्पिट, सैंड स्पिट, सैंड बार, कोरल्स के थ्रू। तो ये सेपरेट हो गई, एक स्मॉलर वाटर बॉडी बना ली, चाहे वो कोस्ट लाइन पे हो, ये नहीं कि सेंट्रल डिप्रेशन में ही हो, बस वो सेपरेट करती होनी चाहिए। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है कि लाइक यहाँ पे डिपॉजिट हुए सेडिमेंट्स, यहाँ पे डिपॉजिट हुए, यहाँ पे सेपरेट हो गई, लार्जर वाटर बॉडी से सेपरेट हो गई स्मॉलर वाटर बॉडी, तो ये हो गया लगून। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लगून। ये किसकी वजह से हो सकता है, ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हो सकता है, या रिवर ने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर दिया, इसकी वजह से बैरियर क्रिएट हो गया। तो कोस्टल लगून्स में तो कोरल लगून्स होते हैं, मैंने कोरल लगून्स बता दिए जो कि कोरल रीफ से बनेंगे इन अटोल्स, जैसे कि हमने अटोल्स में देखा। और सेंट्रल कोस्टल लगून्स कैसे बनते हैं, वो कोस्ट लाइन में बन सकते हैं विद द लो टाइड लाइन मार्क्स। ठीक है, तो वो होगा लगून्स। ठीक है, लगून समझ आ गया, लाइक सिल्ट क्ले से फॉर्म होके बन जाते हैं। इसमें मिनरल्स अगर हम देखें तो सॉल्ट हो सकता है मिनरल, कैल्शाइट हो सकता है और अदर मिनरल्स भी हो सकते हैं। अब मेन एग्जांपल कौन कौन सी लगून है इंडिया में, तो चिली का लेक, चिली का लेक जो है सबसे बेस्ट पार्ट है लगून का। ठीक है, अब ये कोरल्स क्या होते हैं थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये तो हम इन्वायरमेंट में अच्छे से इन डिटेल डिस्कस करेंगे। कोरल्स जो हैं एक अंडर वाटर इकोसिस्टम बिल्ड करते हैं जो कि इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, कोरल्स जो कि अंडर वाटर इकोसिस्टम डेवलप करते हैं। कोरल्स क्या सीक्रेट करते हैं, कोरल सीक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं। ये बनते कैसे हैं कोरल्स, कोरल्स जो है टिनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टिनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि शैलो वाटर में थ्राइव करते हैं, सर्वाइव करते हैं। मतलब शैलो वाटर में, शैलो वाटर होना चाहिए, वार्म वाटर होना चाहिए, शैलो वार्म वाटर, क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए और सलाइन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए शैलो वाटर, अब ये मैं बताती हूँ। लाइक ये सरफेस से अटैच होते हैं कोरल्स जो हैं, ये हार्ड कोरल्स की हम बात कर रहे हैं, ये मैं इन डिटेल डिस्कस करूँगी, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाली हूँ क्योंकि फिर बहुत लंबा जाएगा,
फालतू का यहाँ पे भी डिस्कस करूँ, वहाँ पे भी डिस्कस करूँ, तो वहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगी चीज़। ठीक है, तो मैं इसका भी बता देती हूँ। लाइक कोरल्स जो हैं, जूज़ैंथले जो है एक एल्गी है। जूज़ैंथले, जू से हमें ये नहीं समझना कोई एनिमल है। जूज़ैंथले एक प्लांट है जो कि एक एल्गी है। ये इसको कोरल्स को क्या प्रोवाइड करेगी? फूड प्रोवाइड करेगी। और कोरल्स जूज़ैंथले को क्या प्रोवाइड करेंगे? शेल्टर प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में रहते हैं। ठीक है, और कलर मेन कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है जूज़ैंथले, क्योंकि ये अपना फूड नहीं बना सकते, इसलिए जूज़ैंथले को जो है शैलो वाटर में फोटोसिंथेसिस के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए फोटोसिंथेसिस चाहिए, सन की डायरेक्ट रेस चाहिए, इसलिए शैलो वाटर, क्लीन और क्लियर वाटर होना चाहिए। ठीक है, मेन ये कंडीशन, तभी ये ग्रो कर पाएंगे। इस कोरल रीफ्स को हम, इसको जो है रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी बोला जाता है, ऑफ द सी, रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी बोला जाता है कोरल्स को। ठीक है, तो अब हमने बात कर ली, सब कुछ हो गया। इसमें माइनर रिलीफ फीचर्स, मेजर रिलीफ फीचर्स हमने पढ़ लिए। ओशिनिक की वर्टिकल जोन्स और हॉरिजॉन्टल जोन्स देख लिए। अब बस एक लेक्चर और होगा, उसमें पूरा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए प्लीज़। टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, तो अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस दीजिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि इसके शॉर्ट नोट्स ही बनाइए, क्योंकि एंड टाइम पे टाइम नहीं होता। प्लीज़ मेरी बात मान जाइए, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है मार्केट में, और उस टाइम प्रिपरेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। जब मॉक टेस्ट लगाते होते हैं तो हम 1 घंटे में ओशिनोग्राफी 15 मिनट में ओशिनोग्राफी को रिवाइज कर सकते हैं, क्लाइमेटोलॉजी को 1 घंटे में, अगर शॉर्ट नोट्स हैं तो वीडियोस खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस टाइम हमारे शॉर्ट नोट्स काम आते हैं। अभी तो लगता है टाइम है, पर उस टाइम टाइम नहीं लगता है। तो मेक श्योर कि अपने नोट्स बनाइए। टिल देन हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।